नमस्कार, मैं हूं कुलदीप चौहान। आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और कमेंट्स करके आप हमें जरूर बताएं अपनी राय। आयुर्वेद से जुड़े आपके बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, तो आपके उन्हीं सवालों पर उनके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अक्षयवीर चौहान। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि आपकी जर्नी जैसे कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे आप आयुर्वेद के इसमें आप आए, डॉक्टर आप बने, और विदेशों से लोग आपके पास आते हैं, पेशेंट भी आपके पास आते हैं, सीखने के लिए भी आपके पास आते हैं। तो हमारे दर्शकों को आज सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। ठीक है, नमस्कार। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को आयुर्वेद की जानकारी मिल जाएगी, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। मैं वैद्य अक्षय चौहान, नोएडा सेक्टर 66 में अपना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चलाते हैं। और बाकी आपका जो पहला क्वेश्चन था ये था कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आयुर्वेदिक इलाज लें कि एलोपैथिक इलाज लें। तो इसमें हमें सबसे पहले समझना होगा कि आयुर्वेद पूरे इंडिया के अंदर, अगर जो इंडिया की बात करें तो कितने प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां चलती हैं। उसके अंदर एलोपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथिक भी है, यूनानी भी है। तो इन चारों पैथियों की जो चारों चिकित्सा पद्धति है, इनकी अपनी अपनी विशेषता है। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य अक्षय चौहान, मामूरा नोएडा सेक्टर 66 में अपना एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चलाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताते हैं तो मैं दूसरी पीढ़ी का वैद्य हूँ। तो पिताजी वैद्य हैं और उन्हीं से ही प्रेरणा लेकर और फिर पढ़ाई करा के उसके बाद में फिर हम इसी क्षेत्र में फिर आगे बढ़ते रहे। और इसके लिए फिर हमने कर्नाटक के मणिपाल शहर से वहीं पर ही रहकर पढ़ाई करी है पूरी। उसके बाद में फिर केरला, बाकी आपके तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, इन अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो अलग अलग विशेषज्ञ वैद्य थे, आयुर्वेदिक चिकित्सा करने वाले, उनके पास रह करके सीखा है। उसके बाद में एक अनुभव के बाद में फिर यहाँ पे अपना कार्य स्टार्ट किया है। फिलहाल कार्य करके हमें जो मतलब अपना बताऊं तो मैं लगभग 14 साल हो गए हैं यहाँ पर। 2009 से हम कर रहे हैं। और बाकी दूसरी पीढ़ी है तो मोटा माटी इस आयुर्वेदा की चिकित्सा के क्षेत्र में हमें लगभग 40 साल हो गए हैं। तो ये अपने बारे में रहा थोड़ा सा। और रही बात, अभी पूछा आपने कि इंटरेस्ट कैसा है, तो बस एक तो ये कारण था कि दूसरी पीढ़ी के वैद्य हैं और घर में पहले से ही आयुर्वेद का माहौल था। और साथ ही ये था कि भाई अब कोई ना कोई चिकित्सा पद्धति तो है, सब लोग आयुर्वेदा में ही, एलोपैथिक में ही जा रहे थे। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा भारतीय चिकित्सा पद्धति है, इस क्षेत्र में भी हमें एक काम करना था, लोगों को इसके माध्यम से भी हमें ठीक करने की कोशिश करनी थी। तो इसलिए भी हमने फिर ये रास्ता चुना। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं, लोगों के बहुत सारे मन में सवाल हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एक आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद की डेफिनेशन है क्या, एक्चुअली है क्या आयुर्वेद? देखो, आयुर्वेद की डेफिनेशन क्या है ना, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि इस दुनिया के जितने भी देश हैं उनके पास में अपनी अपनी चिकित्सा पद्धति है। चाइना के अंदर चाइनीज़ मेडिसिन होती है, इंडिया के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, ग्रीस के अंदर अलग होती है। तो ऐसे ही जो एलोपैथिक भी है इसमें, तो जैसे एलोपैथिक है ये वेस्टर्न मेडिसिन है, यूरोपियन दवाई ऐसे माना जाता है, और इंडिया के अंदर ये है। तो जब भी कोई जो आपकी जो सभ्यता होती है वो अपने सारी चीज़ों को डेवलप करने के साथ साथ अपनी अपनी चिकित्सा को भी डेवलप करती है। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि ये आयुर्वेदिक भारतीय चिकित्सा पद्धति है। दूसरा है कि आयुर्वेद है क्या, हमें किसी भी चीज़ को उसके उद्देश्य से समझना चाहिए। आयुर्वेद का उद्देश्य है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब कि जो लोग स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य की रक्षा पहले करो। दूसरा है कि आतुर से विकार पर शमनम, मतलब जो बीमार है उनको ठीक करो। यही दो मेन उद्देश्य हैं आयुर्वेद के। जो स्वस्थ हैं उनको बचाओ, जो बीमार हैं उनको ठीक करो। तो इन दो उद्देश्य से हम आयुर्वेद का उद्देश्य समझ सकते हैं क्या है। बाकी तो इसमें बहुत सारी तरीके होते हैं। बहुत सारे लोग अभी तक भी यही सोचते हैं कि आयुर्वेद का मतलब होता है कि हम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य के पास जाएंगे तो वो हमारी नब्ज देखेंगे या हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके आधार पर वो अपनी चिकित्सा डिसाइड करेंगे।
उसके आधार पर वो खाली परहेज बताएंगे और कुछ औषधि दे देंगे, ऐसा माना जाता है। परंतु ऐसा है नहीं। आयुर्वेद में परहेज, औषधि और जरूरत पड़ने पर कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। प्रोसीजर्स का मतलब होता है वो सर्जरी भी हो सकती है, वो पंचकर्म हो सकता है, वो क्षार सूत्र हो सकता है, वो अग्निकर्म हो सकता है, वो मर्म चिकित्सा हो सकती है। मतलब ये प्रोसीजर्स भी होते हैं। ऐसा बहुत लंबे समय से, मतलब 15-20 नहीं, लगभग 50-100 सालों से लोगों के सामने बस यही परसेप्शंस है कि आयुर्वेद का मतलब होता है परहेज और औषधि, जबकि ऐसा नहीं है। पहले बहुत विकसित विज्ञान था, परंतु बीच बीच में ये प्रतिबंध लगते रहे, जिसकी वजह से जो आयुर्वेदा का जो प्रोसीजर था वो लगभग छूट गया। तो लोगों को यही समझ में आता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाने का मतलब है परहेज और औषधि, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि आयुर्वेद है उसको कहीं ना कहीं बीच में रोका गया, ताकि जो बाकी जो बीमारियों को ठीक करने की जो पद्धति है या जो भी तरीका है, एलोपैथिक हो या इसके अलावा और कुछ हो, उसको बढ़ावा मिले। नहीं, इसमें देखो क्या होता है ना, जब भी कोई देश, जब सपोज कोई देश किसी दूसरे देश में जाता है, आक्रमण करता है, तो वो जब जाता है तो वो अपना चिकित्सा के डॉक्टर्स जो भी हैं वो उनको साथ लेके जाता है। अच्छा। वहां पे क्या मिलेगा वो उनको नहीं मालूम, वहां पे कोई चिकित्सा पद्धति है नहीं है, वहां जाके किन डॉक्टरों को खोजेंगे, किसी को कुछ नहीं पता रहता है। तो जब जाते हैं तो इसी प्रकार हमारे यहाँ पर सबसे पहले मुगल आए। ठीक, उसी प्रकार जैसे वीआईपी चलते हैं तो साथ में एम्बुलेंस भी चलती है। हाँ। अच्छा। तो जैसे तो हमारे यहाँ पर लगभग 800-1000 वर्ष पहले मुगल आए, तो वहां पर वो सैनिकों के साथ साथ पूरे अस्त्र शस्त्र, पूरा खाना भोजन सामग्री के साथ साथ चिकित्सा, क्योंकि बीच में भाई उनके लोग भी बीमार हो सकते हैं, तो वो चिकित्सा पद्धति लाए। और जब उन्होंने आक्रमण करा और यहाँ पर विजय हासिल करी, तो क्या करते हैं कोई भी लोग अपनी ही चिकित्सा पद्धति को ही थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही मुगलों के बाद में फिर अंग्रेज आए तो वो लोग भी इसी तरीके से आए। तो वो लोग भी अपनी चिकित्सा पद्धति लाए। उसके बाद में यहाँ की जो चिकित्सा पद्धति थी उसको शायद समझे नहीं या उसको बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। तो उन लोगों ने अपनी ही चिकित्सा पद्धति को यहाँ पर हावी कर दिया, उन्हीं को पढ़ाने लगे, उन्हीं को सिखाने लगे, तो उसी तरीके से ये डेवलप हो गई। अब इंडिया कहीं ऐसा आक्रमण करने शायद गया नहीं, तो उसने कहीं इस तरीके का करे नहीं, तो इस तरीके से ये रहा। एक सवाल है, जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर होते हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, मतलब कैसे ये डॉक्टर बनते हैं? हाँ, तो देखो इसमें जो क्या होता है ना, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या यूनानी हो, जितनी भी चिकित्सा पद्धति है, इन सब का बेस लगभग एक ही है। मतलब कि 12th के बाद में नीट का एग्जाम होता है, वो देना ही पड़ेगा। वहां पर किस तरीके के आपके मार्क्स आए हैं, किस तरीके की आपकी मेरिट है और किस चिकित्सा पद्धति में आप जाना चाहते हैं, मतलब कि इंटरेस्ट है। उसके बाद में अगर जो आपके मार्क्स अच्छे हैं तो कुछ लोग एलोपैथी को सिलेक्ट करते हैं एमबीबीएस बोल के, कुछ लोग आयुर्वेदा को सिलेक्ट करते हैं, कुछ लोग होम्योपैथी को सिलेक्ट करते हैं, कुछ लोग यूनानी को सिलेक्ट करते हैं। परंतु ये चारों पद्धतियां जब पढ़ने पहुंच जाते हैं तो ये सारी की सारी डिग्रियां, ये बैचलर डिग्री कही जाती है इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में, ये सारी की सारी चारों की चारों डिग्रियां 5.5 साल की हैं। अच्छा। आयुर्वेद की नजर, उसमें सरकार की नजर में चारों डिग्रियां समान है। इसमें एडमिशन लेने के लिए भी एक ही क्राइटेरिया है, नीट का एग्जाम, और ये सारी डिग्रियां 5.5 साल की है। अच्छा। उसके बाद में कुछ लोग एमडी करते हैं, कुछ लोग एमएस करके सर्जन बनते हैं। तो उसके बाद भी सरकार ने एक ही नियम बना रखा है कि आप बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद में आप एंट्रेंस देंगे, बाद में आपकी एमडी की डिग्री, एमएस की डिग्री तब भी 3 साल की है, बिल्कुल बराबर है। एलोपैथिक में भी एमडी एमएस करते हैं तो भी 3 साल की है, आयुर्वेद में भी एमडी एमएस अच्छा करते हैं तो भी 3 साल की। तो इसमें भी क्राइटेरिया सबका बराबर बनाया हुआ है सरकार ने। तो इसमें भी स्पेशलिस्ट होते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे एलोपैथिक में कि भाई हमने एमडी कर लिया है तो हम मेडिसिन के हैं, उसमें वो लोग शुगर के हो सकते हैं, थायराइड के हो सकते हैं, किडनी के हो सकते हैं। अच्छा। ऐसे ही आयुर्वेद में भी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो 3 साल की जो एमडी करते हैं उसके बाद में वो अपने अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इसका जो सरकार की नजर में एक ही पैमाना है, एंट्रेंस देकर ही आप एडमिशन ले सकते हैं, और हायर डिग्री करनी है तो भी आपको एंट्रेंस देना है, तभी आप उस वक्त वहां पर भी एमडी की भी डिग्री इनकी 3 साल की है, सबकी बराबर है। तो कुछ लोग ऐसा लगता है कि समाज में कि भाई आयुर्वेदिक डॉक्टर ऐसे ही बन जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, सबका क्राइटेरिया समान है। अच्छा जी।
तो इसमें तो इलाज जो होता है वो किस किस तरीके से इलाज होता है इसमें? देखो अगर जो मतलब इसमें कैटेगरी होगी इसमें भी इलाज की? हाँ, तो जैसे कि जो कोई भी एक चिकित्सा पद्धति होती है तो उसका एक बेस होता है कि जी किस तरीके से आप इलाज करते हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, एलोपैथिक का डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक का डॉक्टर हो, होम्योपैथिक का हो या यूनानी का, तो जब भी सामने मरीज जाता है तो अपनी बीमारी और उसके लक्षण बताता है। तो वो जिस भी प्रकार की चिकित्सा का डॉक्टर है वो उस लक्षणों को सुनकर अपने हिसाब से डायग्नोसिस बनाता है कि भाई आपको ये बीमारी है। अच्छा। एलोपैथिक वाले एलोपैथिक तरीके से सोचते हैं, आयुर्वेदिक वाले आयुर्वेदिक तरीके से सोचते हैं, होम्योपैथिक वाले होम्योपैथिक। तो एक डायग्नोसिस बनती है, डायग्नोसिस बन गई कि भाई आपको ये बीमारी है। उसके बाद में वो जो डॉक्टर होते हैं वो चिकित्सा का प्लान तैयार करते हैं कि जी आपको ये बीमारी है, आपको ये चिकित्सा देनी है। चिकित्सा में अगर जो आयुर्वेद की बात करें तो उसमें परहेज, जिसको आहार और विहार के नाम से जाना जाता है। आहार और विहार? हाँ, आहार का मतलब होता है आप क्या खा रहे हैं। ओके। विहार का मतलब है कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आप क्या किस समय सोते हैं, जगते हैं, उठते हैं, क्या करते हैं दिन में, ये होता है लाइफ स्टाइल। वो तीसरी होती है औषधियां, कि आपको जो भी बीमारी आपकी डॉक्टर ने समझी है उसके हिसाब से दवाई देंगे। इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी है, इसमें अगर जो आपको लग रहा है, डॉक्टर को लगता है कि आहार विहार और औषधि से अलग इनको कोई प्रोसीजर की आवश्यकता है, वो प्रोसीजर आपके पंचकर्म हो सकते हैं, क्षार सूत्र हो सकते हैं, अग्निकर्म हो सकता है, रक्त मोक्षण, लीच थेरेपी, ये सब चीज हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में भी काफी टाइम से एक विवाद चल रहा था सर्जरी को लेकर के कि इसमें सर्जरी की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, तो ये इसका भी क्या रहा, इसमें सर्जरी होती है? अभी इसमें 2020 के आसपास में एक विवाद आया था, तो जिसमें आयुर्वेद के लोग भी थे, उधर जो इसका जो विरोध करने वाले थे वो एलोपैथिक के लोग थे। तो एलोपैथिक वाले जो कह रहे थे कि जी आयुर्वेद के लोगों को सर्जरी करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, और इधर से आयुर्वेद वाले कह रहे थे कि जी हमें परमिशन मिलनी चाहिए। तो जो विवाद तो यही था कि परमिशन मिले कि नहीं मिले, परंतु जो अगर जो इसके बेस में जाएं तो जब आप सर्च करोगे, गूगल पे भी सर्च करोगे, तो फादर ऑफ सर्जरी के नाम पर जो भी व्यक्ति का नाम आता है वो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। अच्छा। और ये जो आयुर्वेद की जो शास्त्र जो बुक है उनमें लगभग 5000 साल पहले से चलती हुई आ रही है सर्जरी। यस, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि भाई इस तरीके से करनी है, प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है, इस बीमारी की सर्जरी ऐसे करनी है, इसकी ऐसे करनी है। उन्होंने बाकायदा इंस्ट्रूमेंट्स भी बताए हैं कि भाई 125 या 26 वैरायटी के तो इंस्ट्रूमेंट बताए हैं उस जमाने में 5000 साल पहले। तो अब इसमें जो एक 5000 साल पहले आयुर्वेद में सर्जरी होती थी, मेंशन था, सब कुछ किताबों में था, परंतु ये बीच में दबी क्यों, मुद्दा ये था। अच्छा। इसमें एक क्या हुआ था कि शायद आपको ध्यान में रहेगा कि बीच में जब सम्राट अशोक जी थे तो जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो वहां पर क्या ना, हिंसा नहीं होनी चाहिए, बोले तो किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो उस वक्त इस सर्जरी को कीजिए, काट पाट ब्लड से संबंधित है, इसको बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अच्छा। उस वक्त के प्रतिबंध बहुत लंबे समय तक चलते रहे, जिसकी वजह से जो उस टाइम पे जो सर्जरियां हुआ करती थी वो बिल्कुल, क्योंकि भाई राजा ने प्रतिबंध लगा दिया है तो फिर तो होंगी ही नहीं, थोड़ी बहुत इधर दूर दराज के गांव में चलती रही, परंतु मेजरली प्रतिबंध लगने की वजह से वो डाउन होती चली गई सारी की सारी, जिसकी वजह से अब जब 500, 700, 800, 1000 साल के बाद में जब बहुत लंबे प्रतिबंध थे तो उसको लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये इसका विषय है ही नहीं। उसके बाद में ये मुद्दा फिर चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट में गया, बहुत सारे कोर्ट्स में गया, तो वहां से अंततः परमिशन मिल गई कि भाई ये मूल रूप से आयुर्वेद का है, आयुर्वेद के डॉक्टरों को परमिशन मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि इनकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, तो फिर ये विषय है कि भाई ये अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो शायद अच्छे से सर्जरी नहीं कर पाएंगे। तो तब उसने माना था कि ये तो प्रैक्टिस तो आप किसी को भी करवा सकते हैं, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आपके यहाँ पे होती है सर्जरी? हाँ, तो अब हमारे यहाँ पे जैसे कि अब कुछ केसेस हैं, जैसे कि अब क्या ना, ऐसा लगने लगा है कि आप हर चीज को सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कुछ चीजों को आप बगैर सर्जरी के माइक्रो सर्जरी करके भी ठीक कर सकते हैं। आज की डेट में, पहले जो बड़ी बड़ी सर्जरियां हुआ करती थी भाई काट पीट करके लंबे चौड़े, आजकल लेप्रोस्कोपिक आ गई हैं। अच्छा। तो वो छोटे रूप आ गए हैं ना, ऐसी आयुर्वेदा में भी बहुत सारे लेजर हाँ, लेजर हुआ या लेप्रोस्कोपिक हुआ कि भाई बड़ा कट चीरा ना लगा के छोटे छोटे कट लगाकर ऐसे किया जाए। तो ऐसे ही आयुर्वेदा में डेवलप हो चुकी थी कि इन बीमारियों के लिए ये करनी है। जो इतनी मिनिमल
इन्वेसिव सर्जरी हुआ करती थी वो सब थी, परंतु वे प्रतिबंध अंततः बाद में परमिशन मिली और अब आयुर्वेदा के डॉक्टरों को 57 तरीके की सर्जरी करने की परमिशन मिल चुकी है। आने वाले समय में हो सकता है कि भविष्य में लगभग सारी सर्जरियों की परमिशन मिल जाए। अच्छा, तो ये विवाद था जो अंततः आयुर्वेदा के डॉक्टरों के पक्ष में आया। और ये पंचकर्म चिकित्सा क्या होता है? तो देखो आयुर्वेदा में जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई आहार विहार बोले तो परहेज, लाइफस्टाइल और औषधियों के अलावा और क्या है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि सर्जरी है। अभी आपने बोला पंचकर्म क्या है। पंचकर्म बोले तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि उन्होंने ये बोला है कि बीमारी से बचने के लिए भी शरीर का शोधन होना चाहिए और बीमारी ठीक करने के लिए भी शरीर का शोधन होना चाहिए। शरीर का शोधन से मतलब ये है कि बीमारियों को पनपने ना दिया जाए। बहुत सारी बीमारियां होती हैं कि जी अगर जो शरीर का शोधन नहीं हो तो वो डेवलप हो जाती है। जैसे कि हम पूरे साल हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उल्टा सीधा सब चलता है, एक लिमिट तक तो बॉडी होल्ड करती है, संभालती है चीजों को, परंतु जब उसकी लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो तब वहां पर वो बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए आयुर्वेद कहता है कि भाई समय समय पर शोधन आप कराते रहो ताकि जो कलेक्शन हुआ है, दोष कह सकते हैं, टॉक्सिन्स कहते हो, कलेक्शन हुआ है वो शरीर से बाहर निकल जाए और आपकी बीमारी ना हो। शोधन मतलब शरीर की सफाई। हाँ, ऐसा ही मान सकते हैं, शरीर की सफाई। तो उन्होंने उसके तरीके बताए हैं। तो ये ठीक रहता है कराना? हाँ बिल्कुल, सामान्य तौर पर इसको ज्यादातर लोग जो अगर जो जैसा आपने बताया वीआईपी कल्चर के लोग, ज्यादातर लोगों ने इसको स्वीकार करना शुरू कर दिया है। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं जो उन्होंने भी बोला था कि वो साल भर में एक बार ऐसे पंचकर्म लेते हैं। अच्छा, शरीर का शोधन जरूरी क्या है। इसकी वैसे प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि ये व्यक्ति की अगर जो स्वस्थ है तो सामान्य शोधन किया जाता है, अगर जो व्यक्ति बीमार है तो उसको किस प्रकार की बीमारी है तो बीमारी के अनुसार शोधन किया जाता है। अच्छा, अगर जो इसका समय बताए तो जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि वर्कशॉप होती है जो जहाँ पे गाड़ियां जाती हैं ठीक होने के लिए, तो गाड़ियां वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ ठुकने के बाद ही जाती है। गाड़ी वहां पर साल भर में एक बार मेंटेनेंस के लिए भी जाती है ताकि आगे भी बराबर चलती रहे। और एक्सीडेंट हो जाता है बोले तो शरीर बीमार पड़ जाता है तो उस स्थिति में भी गाड़ी वर्कशॉप पे पहुंचती है। तो हमें दोनों ही संभालनी है कि भाई आगे बीमार ना पड़े, बराबर चलती रहे गाड़ी, तो भी उसकी सर्विस करनी है। अच्छा, और अगर जो ठुक कर आ गई है बोले तो बीमार हो गया है तो तब भी उसको करेक्ट करना है। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अच्छा 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 जी। एक सवाल और है, आयुर्वेद को जो है साइंस वाले मानते नहीं है, और मतलब साइंटिफिकली या असाइंटिफिकली, तो इसमें क्या फर्क है? इसमें देखो इसमें क्या है ना, वो कुछ लोग कहते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है और ये ट्रेडिशनल है, बोले तो कल्चर के साथ चल रहा है और ये एवं थोप दिया है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये तो बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में जांच हुई है, ये निकला है, तो हम साइंटिफिक है और वो लोग साइंटिफिक नहीं है, ये विषय है। परंतु क्या है कि वो चाहते हैं कि जी आप जो भी आप दिखाओ आप हमारे साइंस के अकॉर्डिंग दिखाओ। अच्छा, ये है मूल विषय जो है। वो कहते हैं नहीं जी आपका विज्ञान है या नहीं है इसका तो हमें नहीं पता, परंतु आप जो अपना विज्ञान दिखाओगे आप हमारे विज्ञान के पैरामीटर से दिखाओ। अच्छा, मतलब काम आप करोगे, फिल्म आप बनाओगे और नाम हमारा दे दोगे। हाँ, तो उसमें कहते हैं नहीं जी हमारे तरीके से चल के दिखाओ। जो सपोज ये है कि कोई व्यक्ति एक अच्छे से चल सकता है, हाँ, तो वो चल भी रहा है, दौड़ भी रहा है, लोगों को दिख रहा है, तो अब ये होगी अनसाइंटिफिक सिद्ध करने वाले बात। परंतु जो साइंटिफिक है कहेंगे जी आप ठीक है, आप चल भी रहे हो, दौड़ भी रहे हो, परंतु नहीं जी हम इसको नहीं मानेंगे, आप हमारी चाल चल के दिखाओ। अगर जो आप हमारी चाल चल लेते हो और हमारे निर्देश के अनुसार दौड़ लेते हो तो हम आपको मानेंगे कि आप चल सकते हो, दौड़ सकते हो। अगर जो आप हमारे तरीके से नहीं चल सकते, दौड़ सकते, तो हम आपको वैज्ञानिक नहीं दर्जा नहीं देंगे। ये विषय है बस, मतलब अपनी तरीके से मनवाना चाहते हैं। तो ये तो लोगों को डिसाइड करना है कि क्या उनके हित में है और क्या नहीं है। जैसे आप लोगों के पास में आयुर्वेद में लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, वो जो पेशेंट होते हैं वो जैसे बीमार पड़े तभी आ जाते हैं या इससे पहले वो एलोपैथिक में जाते हैं या किसी और दूसरे अदर में इलाज करा करके आते हैं? अभी इसमें क्या है ना, थोड़ा सा ऐसा जागरूकता की थोड़ी सी कमी है। तो आमतौर पे जो रियलिटी ये है कि 90% पेशेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में पहले एलोपैथिक चिकित्सा कराने के बाद अगर जो वो वहाँ सफल हो जाता है तो वो फिर ठीक हो गया, अपने घर चला जाएगा। अगर जो वहाँ उसकी समस्या का समाधान नहीं निकला
तो वो फिर जरूर दूसरी चिकित्सा पद्धतियों को ढूंढता है। तो उसमें वो आयुर्वेद में आए, होम्योपैथिक में आए या कहीं भी जाए, परंतु 90% पेशेंट जो है आज भी पहले एलोपैथिक इलाज लेते हैं। अगर जब वहां से समाधान नहीं निकलता तब वो आयुर्वेद की तरफ आते हैं। तो डायरेक्ट मरीज आने की संख्या अभी भी 10% है। 90% पहले सारी दुनिया की चिकित्सा पद्धति को चेक करने के बाद ही आते हैं। तब तक मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत पुराना भी हो चुका होता है। तो उस कंडीशन में हम मरीजों को इनको देखते हैं। और रही बात ये उसकी कि भाई क्या वो कॉम्प्लिकेटेड है? यस। जब आपने कोई भी व्यक्ति है सामान्य से इलाज कराया, कोई तकलीफ हुई, इलाज कराया, समाधान निकल गया तो ठीक है, समाधान नहीं निकला तो वो फिर दोबारा जाता है, तिबारा जाता है, नहीं बात निकली तो फिर वो देखता है कि भाई यहाँ समाधान नहीं है तो कहीं और जाके देखा जाए। इसमें बहुत लंबा समय निकल जाता है, बहुत सारे मेडिसिन के ट्रायल हो चुके होते हैं उनके ऊपर, तो मामला कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं लगभग कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में आते हैं, और हम उनको जब हम ट्रीट करना शुरू करते हैं तो इसमें भी लग जाता है समय। इसलिए लोगों को लगता है कि आयुर्वेदा में समय लग रहा है। आयुर्वेदा में समय नहीं लग रहा है। आयुर्वेदा पहले उन चीजों को निकाल रहा है। पहले एक तो बीमारी पुरानी हो गई है, दवाइयां चली गई हैं, एंटीबायोटिक हो, अब उनको भी तो निकालना है शरीर से। क्योंकि अगर तो बीमारी में एंटीबायोटिक खाई है और एंटीबायोटिक ने उस बीमारी को ठीक नहीं किया तो बॉडी में तो चली गई ना वो। अच्छा, अब उसके परिणाम जो कहते हैं ना कि पॉजिटिव परिणाम अगर जो नहीं आए, मरीज ठीक नहीं हुआ, तो दुष्परिणाम तो आएंगे ही आएंगे ना। अब वो भी हमें ही झेलने। तो ये जो परिणाम आप बता रहे हो एलोपैथी के, अगर ठीक नहीं हुआ तो दुष्परिणाम, ऐसा आयुर्वेद में भी होता है? हाँ बिल्कुल, इस तरीके के अगर जो आप कोई भी औषधि को बगैर वैद्य के सुपरविजन के, बगैर वैद्य की सलाह के लेंगे, अपने मनमाने तरीके से लेंगे, अनसाइंटिफिक यूट्यूब चैनल देख के लेंगे, या फिर किसी भी कहते ना अरे गहरे लोगों से सलाह लेके, तो पक्का ये नुकसान करेगा। सारी चीजें नुकसान नहीं करें, परंतु हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते नहीं जी आप क्या नाम है कोई भी दवाई कितनी खा लो और कोई नुकसान नहीं करेगी। ओवरडोज में तो पानी भी नुकसान कर सकता है। तो ये तो फिर भी औषधियां हैं, प्लांट बेस्ड हो सकती हैं, कुछ भी हो तो नुकसान तो झेलना पड़ेगा। तो जैसे आप लोगों के पास पेशेंट आते हैं, आप उन्हें उनकी बीमारी देख करके उन्हें फिर जो है आप दवाई बताते हैं या जो भी औषधि है वो बताते हैं। साथ ही आयुर्वेद में जो है परहेज का बहुत वो है। हाँ। तो जब आप परहेज उनको बताते हैं तो फिर उनका रिएक्शन क्या होता है? हाँ, तो इसमें क्या होता है ना, देखो क्या ना, आज तक भी हम देख रहे हैं कि परहेज को लेके उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है। शायद ऐसा हो सकता है कि वो या तो बीमारियों को सिर्फ दवाइयों से ठीक करना चाह रहे हैं, परंतु आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो ये मानता है कि अगर जो शरीर को ठीक करने के लिए दवाइयां चल रही हैं और शरीर को बीमार करने के लिए कुछ भोजन या दिनचर्या अभी भी वैसी ही चल रही है जो बीमार करने वाली है, तो फिर उन दवाइयों का भी पॉजिटिव परिणाम नहीं आने वाला है। अच्छा। तो इसलिए जो हम जो लगते हैं कि जब बताते हैं कि भाई आपको इस समय जगना है, इस समय सोना है, आपको ये चीज खानी है, ये नहीं खानी है, तो क्या ना जिस चीज के वो आदी हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, जब उनसे छुड़वाते हैं तो उनको तकलीफ होती है। जैसे एक सामान्य तौर पर उदाहरण का देखा जाए, एक चाय है, सबको पता है कि चाय पीने से एसिडिटी होती है, परंतु अब क्या ना चाय की लत लग चुकी है। अब इसको नशे का रूप दे दीजिएगा, अब हम कितना भी समझा ले, परंतु वहां पे तो लत लग चुकी है ना। आप छुड़वाओगे तो तकलीफ उनकी बढ़ जाएगी क्योंकि नशे की लत लग चुकी है। अच्छा। तो इस वजह से फिर वो लोग कई बार ना दवाई या इलाज कराना बंद कर देते हैं, उस चाय को नहीं छोड़ पाते हैं। अच्छा। तो वो हम मतलब ऐसा नहीं है कि हम उनको भूखा मार देंगे या फिर कुछ ऐसा भोजन देंगे, परंतु ये कहेंगे कि भाई जो भी खाओ शुद्ध खाओ। अच्छा। अब जैसे बहुत तरीके के मार्केट में भोजन आते हैं प्रिजर्वेटिव बेस्ड है, तो हम कहते हैं कि भाई एक काम करो, आप प्रिजर्वेटिव बेस्ड मत खाओ, पैक्ड फूड से बचो, ताजा खाओ। तो इसमें हम कौन सा गलत बोल रहे हैं? भाई आप खाओ, हम बोल रहे हैं खाओ, परंतु ताजा बना हुआ खाओ। और अगर जो आपको लग रहा है कि ये आप स्वयं तैयार कर सकते हो तो कहिएगा। अच्छा। बस ये है कि अब जब स्वयं तैयार करेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ढूंढा भाली करनी पड़ेगी, इसमें वो थोड़े से लापरवाह कर देते हैं। हाँ, असहज हो जाते हैं। भारत के बाहर विदेशों में आयुर्वेद को लोग किस नजर से देखते हैं? या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो बाहर भी जो डॉक्टर्स हैं वहां पर आयुर्वेद क्या बढ़ रहा है अब? हाँ, अभी 2020 जैसे आपके पास में एक सवाल कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे आपके पास में बहुत सारे पेशेंट बाहर से आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो हमने बहुत बार देखा है आपकी वेबसाइट पे भी और वैसे भी सोशल मीडिया पे भी,
बहुत सारे जो स्टूडेंट आपके पास में आते हैं, तो क्या उसका है, अभी बढ़ रहा है आयुर्वेद का, मतलब क्या स्टेटस है? देखो अब 2020 के बाद से विशेषकर आयुर्वेद का प्रचलन या डिमांड इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगह बढ़ी है। तो इंडिया के अंदर बढ़ने का जो कारण रहा है कि एक तो यहाँ की पुरानी पद्धति है, ऊपर से लोगों ने इसको थोड़ा सा भूले हुए थे, परंतु अब जैसे ही इन्होंने कोरोना टाइम में परिणाम देखे तो लोगों ने इसको स्वीकार लिया कि हाँ भाई ठीक है। रही बात उसके इंडिया के बाहर, अब इंडिया के बाहर लगभग ज्यादातर एलोपैथिक या वेस्टर्न मेडिसिन ही चलती है। अब जब लोगों को लग रहा है कि हर चीज के लिए सर्जरी होनी शुरू हो गई है, हर चीज के लिए भर भर के गोली खानी पड़ रही है, हर चीज के लिए आपको जिंदगी भर मेडिसिन खाने का एक विकल्प बचा हुआ है, तो उनको लगा कि भाई अलग इसके अलावा भी दूसरी चिकित्सा पद्धतियां हैं भारत इसके पूरी दुनिया में, उनको खोजा जाए। तो जब प्रायोरिटी पे आती है तो एलोपैथी के बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर अब होम्योपैथी और आयुर्वेदा की दोनों की डिमांड ज्यादा बढ़ी है। और इंडिया के अंदर तो आयुर्वेदा है ही है, परंतु अब विदेश के लोग भी आयुर्वेदा में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और इंडिया के अंदर आके सीख रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास में भी अभी मोटा माटी बता दे तो लगभग 9 देशों के विद्यार्थी आ चुके हैं हमारे पास में। और ये विद्यार्थी बोले तो ऐसे नहीं है कि भाई 12वीं पास है या फिर इसके अंदर हमारे पास में ऑर्थोपेडिक सर्जन आ चुके हैं, कार्डियोलॉजिस्ट आ चुके हैं, आपके न्यूरोलॉजिस्ट आ चुके हैं, डेंटल के स्टूडेंट्स आ चुके हैं और दूसरी जो मेडिकल से संबंधित है वो आ चुके हैं। तो हमने जब उनसे पूछा कि भाई आप इस चीज को मतलब क्या इंटरेस्ट है, ऐसे ही हमने पूछा कि भाई आयुर्वेदा में क्या, तो वो कह रहे कि जी हमें ये मालूम है कि अगर जो किसी को जस्ट सपोज, जो कार्डियोलॉजिस्ट का ही जवाब था कि हमें ये मालूम है कि अगर जो हार्ट की बीमारी होगी तो क्या क्या होगा, स्टेंट डलेंगे, पेसमेकर डलेगा, लाइफ लॉन्ग ब्लड थिनर की मेडिसिन चलेगी और ये सब मेडिसिन चलेगी। तो कि जी हम लगभग ये तो जान चुके हैं, परंतु ये इससे पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक बार इस फील्ड में तो वो दूसरे ऑप्शन के रूप में उनके पास फिर अब आयुर्वेद है। तो वो ऐसे ही जब लास्ट टाइम आए थे तो वो कहते हैं कि जी अब इसमें आयुर्वेद में आप हार्ट के फील्ड में क्या काम कर रहे हैं। तो हमारा तो यही था कि भाई 60-70% तक अगर जो हार्ट ब्लॉकेज है तो उसको आयुर्वेद के माध्यम से औषधि, आहार विहार और जो भी प्रोसीजर्स है उनके माध्यम से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें आमतौर पे क्या होता है कि अगर जस्ट सपोज कोई हार्ट के पेशेंट है और ब्लॉकेज हो गई, तो उन्होंने बताया कि जी इसमें हम स्टेंट डालेंगे, ब्लड थिनर दे देंगे, और अगर जो मरीज थोड़ा बहुत भी गड़बड़ करता है तो फिर दोबारा 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में वो स्टंट जो डाला फिर से ब्लॉक होता है। अच्छा, उसके बाद में फिर दोबारा एक बार स्टंट डलेगा। और अगर जो मरीज ने बराबर खाने पीने की सावधानी नहीं बरती तो वो फिर तीसरी बार ब्लॉक होता है। अब फिर उसके बाद में लगभग ओपन हार्ट सर्जरी तक बात जाती है। तो 3 जब स्टंट डल जाते हैं उसके बाद भी डलता है स्टंट? हाँ, डाल सकते हैं, स्थिति के अनुसार देखा जाता है। नहीं तो फिर ओपन हार्ट सर्जरी की बात आती है। तो हार्ट सर्जरी मतलब हाँ, हार्ट को ओपन करके उसमें वो डाली जाती है, तो ये ओपन हार्ट सर्जरी की बात आती है। तो वो कह रहे हैं कि एक बार हम अगर स्टंट वाले सिस्टम में फंस गए ना तो फिर आगे के वही स्टेप हैं, फिर स्टंट, ओपन हार्ट सर्जरी, मतलब अब लगभग सर्जरी और मेडिसिन के चक्कर में चलते रहेंगे जिंदगी भर। तो कह रहे जी हम चाहते हैं कि अगर जो ब्लॉकेज हो गया है 50%, 60%, 70%, तो हम स्टंट के अलावा दूसरी चीजें देख रहे हैं कि भाई अगर तो इसको यहीं से ही रिवर्स कर दे तो एक तो हम उस चक्कर से बच जाएंगे कि भाई एक बार स्टंट, 2 बार स्टंट, 3 बार स्टंट, इसको हम अगर रिवर्स कर दे किसी तरीके से, प्लस औषधियों से, जिंदगी भर की औषधियों से बच जाएंगे। परहेज तो तब भी करना होता है, जब स्टंट डालते हैं तो परहेज तो तब भी होता है। आयुर्वेद में इसका इलाज है? हाँ बिल्कुल, इसमें तो कार्डियोलॉजिस्ट ने जब ये सब कितना मान लीजिए किसी को पहली बार अगर अटैक आया है और तो उसमें कितना टाइम लग जाता है? तो इसमें जैसे कि माना कि किसी को अटैक आया है, अटैक जब भी आता है मरीज लगभग हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। अच्छा। तो वहां पर देखते हैं कि वो एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि भाई कितना ब्लॉकेज है। अगर जो ब्लॉकेज 80, 85 या 90% है तो उस समय पर वो इमरजेंसी होती है, तुरंत ब्लड की सप्लाई चालू करने के लिए स्टंट डालना ही है। अच्छा। परंतु अगर जो मरीज को सांस चढ़ जाता है, भारीपन रहता है, चक्कर आना रहता है और हार्ट के इस एरिया में दर्द रहता है, तो ये लक्षण है कि भाई अब हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। अच्छा। परंतु अभी तक मरीज को हार्ट अटैक आया नहीं है।
तो उस कंडीशन में भी अगर लग रहा है कि भाई हार्ट से संबंधित, तो उस कंडीशन में वो एंजियोग्राफी, आजकल पहले तो ये होता कि कैमरा डाल के चेक करते थे, आजकल सीटी एंजियोग्राफी आ गया है। अच्छा। तो उसमें पता लग जाती है कि कितनी ब्लॉकेज है। अगर जो हमें लग गया कि भाई 70-75 तक है और हार्ट अटैक आया नहीं है, पहले ही पता लग गया, तो हम उसको रिवर्स कर देंगे। अच्छा, बिल्कुल, इसको रिवर्स कर दिया जाता तो है। ये सब टेस्ट करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आयुर्वेद में और एलोपैथी में सेम होते हैं क्या? देखो इसमें क्या होता है ना, टेस्ट है, जैसे मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद में अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो वो चेक कैसे करते हैं? देखो 2 तरीके से चेक होते हैं, एलोपैथिक में भी आयुर्वेदिक में। मरीज क्या लक्षण बोल रहा है, उस लक्षण के आधार पर एलोपैथिक का डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, वो उसको आइडिया नहीं लगता है कि ये इससे संबंधित बीमारी हो सकती है। उसके बाद एलोपैथिक वाले उनको बोल देते हैं कि भाई आपकी ये ब्लड टेस्ट होंगे, ये एक्सरे होगा, ये सीटी स्कैन होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, पर उनके दिमाग में आइडिया आ चुका है कि ये बीमारी हो सकती है। अच्छा, ऐसे ही आयुर्वेद में जब आता है तो वो लक्षण बोलता है, उस लक्षण के आधार पर भी मरीज को आइडिया, डॉक्टर को आइडिया आ जाता है कि इसको ये बीमारी हो सकती है, तो वो टेस्ट के लिए बोलता है। कई बार उसको लगता है कि टेस्ट की जरूरत नहीं है, बीमारी कंफर्म, चिकित्सा चालू कर देता है। कई बार उसको लगता है कि टेस्ट की जरूरत है, अब सीटी स्कैन कराता है, अल्ट्रासाउंड कराता है। तो ये इंजीनियरिंग का तोहफा है। अच्छा, सीटी स्कैन मशीन ना तो एलोपैथिक होती है ना आयुर्वेदिक होती है, वो इंजीनियरों ने बनाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे सपोज कोई ब्लेड है जिससे सर्जरी करते हैं, अब वो ब्लेड कोई ना तो एलोपैथिक होता है ना आयुर्वेदिक होता है, ये तो सब टूल्स हैं। ओके। एक्सरे की मशीन किसी डॉक्टर ने थोड़ी ना बनाई है, ये तो इंजीनियर ने बनाई है। तो वो उसका यूज वहां पर ज्यादा हो रहा था, ऐसा लगता है कि शायद ये एलोपैथिक है, ये तो इंजीनियरिंग का तोहफा है। आयुर्वेद में किस किस जो मेजर जैसे बीमारी है, अगर जैसे कितनी ऐसी बीमारी हैं जिनका इलाज हो सकता है? देखो आयुर्वेद में लगभग हर बीमारी का इलाज हो सकता है, परंतु हमें सिचुएशन समझनी होगी। एक सिचुएशन होती है जी सुपर डुपर वाली इमरजेंसी, कि जी मरीज की जान जा सकती है अगले 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में, इसको बोलते हैं इमरजेंसी। हाँ। एक होता है कि जी मरीज को तकलीफ बहुत ज्यादा है परंतु जान नहीं जाएगी। अच्छा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कि जी मरीज को तकलीफ तो है परंतु जान नहीं जाएगी, तो उसको इमरजेंसी नहीं कहा जाता है। तो अभी भी मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि इमरजेंसी डीलिंग आयुर्वेदा में अभी भी बहुत कम है। ओके। परंतु इमरजेंसी डीलिंग इस पूरी दुनिया में मुश्किल से 100 में से 12-14 मरीज होते हैं जिनको इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसी बीमारी हैं जिनका इमरजेंसी में आयुर्वेद में इलाज हो सकता है? देखो इस चीज के लिए तो अभी मैं नहीं बोल सकता। इमरजेंसी का मतलब समझना है हमें कि इमरजेंसी का मतलब तुरंत प्राण की रक्षा करनी है। तो उसके लिए आयुर्वेदा का ये जो इमरजेंसी वाला क्षेत्र है अभी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। अच्छा। आगे भविष्य में शायद ये बढ़ेगा, परंतु जो आयुर्वेद एलोपैथी के उन्होंने इसके ऊपर अच्छा कमांड किया हुआ है। परंतु जब ओवरऑल देखें कि टोटल 100 मरीज में से कितने लोगों को इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो 12-14% है। अच्छा, मतलब कि 12-14% को इमरजेंसी में जाना होता है और 80-85%, 86% लोगों को इमरजेंसी की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु बीमारी है तो वो जो 85-86% बीमारी है उनको आयुर्वेदा से मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, तो इमरजेंसी को छोड़कर 80-85-86% बीमारियों को आयुर्वेदा से आराम से डील करा जा सकता है। ओके। पंचकर्म क्या है? पंचकर्म जैसे अभी हमने पहले भी किया था कि ये शोधन, शरीर का शोधन करने का एक इसमें तरीका। किस तरीके से इसमें इलाज वो करते हैं? देखो इसमें क्या होता है ना, पंचकर्म का मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि शायद 5 ही कोई क्रियाएं होती होंगी। पंचकर्म का मतलब 5 कर्म है और इन्हीं से ही शरीर का शोधन होता है, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर जैसे बोल दिया कि भाई किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत है, तो फिजियोथेरेपी की जरूरत है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे आप, तो फिजियोथेरेपिस्ट मरीज की बीमारी लक्षण को देखकर डिसाइड करता है कि इनको कौन सी वैरायटी की फिजियोथेरेपी करनी है। अच्छा। ऐसे ही आयुर्वेद में जब कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर डिसाइड करता है कि भाई आपको पंचकर्म की जरूरत है, तो वो पंचकर्म में एक्चुअल में क्या जरूरत है वो डिसाइड होता है कि भाई इनको ये वाली प्रक्रिया की जरूरत है। इसके अंदर वमन बोले तो उल्टी कराना, विरेचन बोले तो दवाई देके शरीर की शोधन कराना दस्त लगाकर, बस्ती बोले तो मेडिकेटेड एनीमा होते हैं, ये काढ़े के भी हो सकते हैं, तेल के भी हो सकते हैं। लीच थेरेपी, कपिंग थेरेपी, मतलब कि जहाँ पे टॉक्सिन ब्लड है और हमें लग रहा है कि यहाँ पर इस स्थान से डायरेक्ट ब्लड निकाल के मरीज को आराम पड़ जाएगा, तो उन चीजों को अपनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे, ये सब पंचकर्म कैटेगरी के अंडर में आते हैं। ये लीच थेरेपी जो होती है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लीच थेरेपी ये आयुर्वेदिक सर्जरी का पार्ट है और ये 5000 साल पहले से ही हमारी किताबों में लिखा हुआ है। लीच थेरेपी को करते कैसे हैं? हाँ, तो लीच थेरेपी जो होती है ना, कि
किताबों में लिखी है, पंचकर्म का पार्ट है। अब बात आती है कि लीच थेरेपी है क्या। लीच थेरेपी में सबको मालूम है कि लीच जो होती है, जिसको आम बोलचाल भाषा में जोंक के रूप में जाना जाता है, परंतु ये जो साधारण तालाबों में मिलती है वो नहीं होती है। मेडिसिनल वेराइटी की जो लीच होती है वो डिफरेंट होती है। अब वहां पर जब सपोज किसी को यहाँ जख्म बन गया है तो वहां पर हम लीच लगा देते हैं, तो वो उसको सड़ने से बचा देती है, जख्म को बढ़ने से बना देती है, उसको ठीक करने में। वहां से वो टॉक्सिक ब्लड निकाल दिया, और उसने लीच का गुण ही ब्लड निकालना है, तो वहां से उसने टॉक्सिक डायरेक्ट उस साइट से ब्लड को खींच के बाहर निकाल दिया, तो जख्म जल्दी भरना शुरू हो जाता है। इस तरीके से लीच थेरेपी होती है। बहुत सारे वेरिकोज वेन वाली कंडीशन होती है। तो ये जो लीच होती है, ये मतलब इनको उगाया जाता है या इनको मतलब पाला जाता है इनको? हाँ, आजकल जो लीच, जितनी भी मेडिसिनल लीच होती है उनको फार्मिंग किया जाता है। साधारण कोई भी जो तालाब होते हैं ऐसे नहीं होता है। तो आप लोग जो करते हो, आप लोग पालते हो या आप लोग लेके आते हो? तो इसमें जो फार्मिंग के सोर्सेस हैं हमारे पास में, जो स्पेशली सिर्फ मेडिकेटेड लीच को ही फार्मिंग करते हैं, वहां से कलेक्ट किए जाते हैं। अच्छा। तो जो साधारण लीच है उनसे अलग ही होती है मेडिकेटेड लीच जो होती है। ये जो पंचकर्म वाला इलाज है, लोग सोचते हैं कि बहुत महंगा है। देखो क्या है ना कि कई बार अगर जो सामान्य शोधन है तो जितनी आवश्यकता है उतना ही किया जाएगा। अच्छा। बीमारी के अनुसार है, तो बीमारी क्या है, कितने दिन पंचकर्म की आवश्यकता पड़ेगी, कितने दिन कोई सी भी थेरेपी की आवश्यकता पड़ेगी, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये कुछ लोग इसे महंगा समझ सकते हैं, कुछ लोग सस्ता समझ सकते हैं। अब ये तो ऐसा नहीं बोल सकते भी किसके हिसाब से महंगा है, किसके हिसाब से सस्ता है। तो पंचकर्म में भी बीमारियों की कैटेगरी है कोई? पंचकर्म में थेरेपीज होती हैं, बीमारी के हिसाब से सेलेक्ट होती है कौन सी थेरेपी करनी है। तो इसमें सारी बीमारियों में पंचकर्म करना है ऐसा नहीं है। कई बार साधारण खान पीन के परिवर्तन करने से हो जाता है, तो वहां पे पंचकर्म की आवश्यकता नहीं। कई बार मात्र खान पीन में परिवर्तन किया और औषधि दे दी तो ठीक हो गया। हर जगह पंचकर्म करना ऐसा नहीं है। अच्छा। तो अग्निकर्म भी है कुछ? हाँ, तो ये भी एक पार्ट है। आयुर्वेदा के जितने प्रोसीजर थे कि जी पंचकर्म कर सकते हैं, रक्त मोक्षण बोल तो रक्त को निकाल कर चिकित्सा करनी है, ये भी एक तरीका है। तो अग्निकर्म में अग्निकर्म में क्या होता है ना, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को बिल्कुल रेड हॉट गर्म कर लिया जाता है, उससे जलाकर या सिकाई करके इलाज किया जाता है। अच्छा। ये अग्निकर्म कहलाता है। जैसे वो लोहार जो लोहे को गर्म करके उस तरह से? हाँ, मतलब गर्म करने का तरीका तो वही है, परंतु लोहार अपना काम करते हैं और जो आयुर्वेद के डॉक्टर है वो अपना काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें किस किस तरह की बीमारियां हैं? इसमें ज्यादातर अभी पेन से रिलेटेड, जो पेन से रिलेटेड है उनमें भी अच्छा खासा जॉइंट्स पेन में रिजल्ट आता है। स्किन की जो बीमारियां, कुछ स्किन डिजीज है, उनमें अच्छा खासा रोल आता है। अच्छा। कहीं पे कोई ग्रोथ हो गई है, बार बार आप कटवा रहे हैं, बार बार होती जा रही है, समाधान नहीं निकल, उस कंडीशन में अग्निकर्म इस तरीके की कंडीशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। कॉस्मेटिक में आजकल अग्निकर्म को यूज करने लगे हैं, मस्से हो गए हैं, अच्छा, दाने निकल जाते हैं और छोटे छोटे स्किन के टैग लटके रहते हैं, तो उनको अग्निकर्म के द्वारा निकाल जाता है, फिर वापस भविष्य में आते भी नहीं है और निशान भी नहीं पड़ता है। अच्छा। तो ये सब अग्निकर्म के पार्ट है। तो इस बीमारी में अगर इलाज करते तो लगभग छोटी से छोटी बीमारी में कितना वक्त लग जाता है ठीक होने में? देखो, इसमें क्या होता है कि बीमारी के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे कि किसी को एक ग्रोथ है, स्किन टैग है, तो वो हट गया, 5-10 मिनट में हट गया, काम खत्म हो गया, भविष्य में आएगा ही नहीं। कोई ग्रोथ बड़ी है तो उसको कई बार मल्टीपल सिटिंग देनी पड़ती है कि भाई आज एक बार होगी, 15 दिन बाद एक बार होगी, एक बार, इस तरीके से डिपेंड करता है बीमारी के ऊपर। अच्छा। अभी जो पहले हम बात कर रहे थे लीच थेरेपी की, लीच थेरेपी में किन किन बीमारियों का इलाज हो सकता है? लीच थेरेपी में आज की डेट में जो देखने में आ रहा है, वेरिकोज वेन के ऊपर अच्छा खासा है, गले सड़े जख्म, वो डायबिटिक हो नॉन डायबिटिक हो, उन सब के ऊपर अच्छा खासा है। पेन, बहुत सारे कंडीशन के पेन है, उसमें बहुत अच्छा है। जहां पर लोकल स्किन की डिजीज है उसमें अच्छा खासा रोल देखने को मिल रहा है। किसी को हेडेक, कंटिन्यूस एक लोकल स्थान पे हेडेक है या माइग्रेन है, उस कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा। और इसमें जितने भी ब्लड से संबंधित, जहां हमें लग रहा है कि ब्लड से निकाल कर इलाज किया जा सकता है, जैसा कि आयुर्वेद के शास्त्रों में बताया, तो उस कंडीशन में लीच लगा दी जाती है। अच्छा, बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी कंडीशंस में इसको यूज किया जा सकता है। क्षार सूत्र, ये क्या होता है? क्षार सूत्र बोले तो क्षार और सूत्र, सूत्र बोले तो थ्रेड, क्षार बोले तो एक वैरायटी की मेडिसिन है, तो इसको मेडिकेटेड थ्रेड के नाम से जाना जाता है। ये आयुर्वेद के द्वारा डेवलप की हुई टेक्निक है। ज्यादातर इसका जो एनोरेक्टल गुदा रोग
के जो रोग है, जैसे कि पाइल्स हो जाना, फिशर हो जाना, फिस्टुला हो जाना, वहां की जो रोग हैं उन कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो दिल्ली में जो एम्स है उसमें जो गुदा रोग विशेषज्ञ एनोरेक्टल स्पेशलिस्ट हैं वो लोग अपनी सर्जरी भी करते हैं और वो लोग आयुर्वेदिक का क्षार सूत्र डालकर ठीक करते हैं। अच्छा। मतलब एक बाकायदा एक डिपार्टमेंट है कि जी यहाँ पर एलोपैथिक के डॉक्टर हैं और वो क्षार सूत्र यूज कर रहे हैं। अच्छा। उसका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। अभी पीजीआई चंडीगढ़ है, वहां पर इसके क्षार सूत्र, खासकर फिस्टुला के रोग में इसका क्षार सूत्र का ट्रायल हुआ है। अच्छा। तो उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च पेपर छपाया है कि फिस्टुला के जितने भी रोग हैं 98% रोगों में क्षार सूत्र क्योर कर देता है बिल्कुल। अच्छा। जबकि एलोपैथिक सर्जरी वाले जो सर्जन है स्वयं बोलते हैं कि जी लगभग उनके द्वारा जो सर्जरी की गई है उसमें 20-30 कई बार ज्यादा फेलियर है, वापिस आती है। मतलब कि 70% तक वो ठीक कर सकते हैं सर्जरी के द्वारा, परंतु क्षार सूत्र में 98% तक का है। अच्छा। इसी से प्रभावित होकर एलोपैथिक के जो एम्स है दिल्ली में उसमें क्षार सूत्र के, खासकर इन रोगों के लिए क्षार सूत्र ज्यादा यूज करते हैं। आप अच्छा। कभी भी जाके देखेंगे क्षार सूत्र धड़ल्ले से चलता है। क्षार सूत्र पेनफुल होता है क्या? क्षार सूत्र पेनफुल, थोड़ा पेनफुल होता है, उतना नहीं है। जब भी तो बहुत सारे लोग आमतौर पे आप क्या होता है कि एलोपैथिक में फिस्टुला नाम के रोग के लिए अगर सर्जरी हो चुकी है, अगर जब वो ठीक हो गया तो ठीक है, परंतु अगर जो वापस आ गया, जैसे कि 20-30% अभी कर रहे थे कि 20-30% वापस होने की संभावना है, वापस आ गया तो 2 बार 3 बार 4 बार सर्जरी करने पर भी कई बार नहीं जाता है, वो बनी रहती है, उसको अंततः क्षार सूत्र से ठीक किया जाता है। अच्छा। तो ये मतलब इतना ज्यादा इफेक्टिव है इस क्षेत्र के लिए, तो सर्जरी से ज्यादा रिजल्ट है इसमें। पेनफुल है, हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं बोल सकते कि जी कोई पेन नहीं है, पेनफुल है, परंतु ये बियरेबल है, सहन योग्य है। ओके। बिल्कुल। आयुर्वेद के जो पेशेंट जो इलाज कराते हैं आयुर्वेद में, अधिकतर ये देखा गया कि लोग बचते हैं। उनको ये लगता है कि आयुर्वेद में इलाज कराएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, और उनको लगता है कि अभी दर्द हुआ या अभी कोई प्रॉब्लम हुई तो वो अभी ठीक हो जाए। देखो इसमें जैसे हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, लंबा समय लगने का कारण एक ये भी है कि पहले वो दूसरी भी चिकित्सा पद्धतियों में इलाज ले चुके हैं और जो वहां से असफल हुए हैं, वहां से उनको आराम नहीं मिला है, ठीक नहीं हुए हैं, उसके बाद 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, सालों भर बाद उसके बाद वो आयुर्वेदा में आते हैं। अच्छा। अब तब तक वो बीमारी पुरानी हो चुकी है, प्लस दवाइयां दुनिया भर की खा चुके हैं, तो इसलिए उसको मैनेज करने में अक्सर समय लग जाता है। परंतु अगर जो कोई बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में हमारे पास आ जाए तो हम बहुत जल्दी परिणाम देते हैं। ये तो हो गया एक विषय, परंतु बहुत सारे प्रोसीजर हैं, बेशक उन्होंने कहीं पर भी करवा लिया है, कुछ भी करवा लिया है कोई भी बीमारी से, परंतु वो आयुर्वेद में आते हैं तो कुछ कई बार हम प्रोसीजर, पंचकर्म, अग्निकर्म, क्षार सूत्र, इन सब का सहारा लेके उनको बहुत जल्दी परिणाम दे देते हैं। तो इस तरीके से चलता है, तो समय नहीं लगता है, समय डिपेंड करता है कि वो कितनी पुरानी बीमारी है, ये भी एक कारण। अच्छा, जो लोग आयुर्वेद में इलाज कराना चाहते हैं उन लोगों को किन चीजों को ध्यान रखना होता है कि हमें सही चुनाव जो है, आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं वो सही वैद्य का चुनाव कैसे करें? हाँ, जैसे कि अभी डिस्कशन हुआ था, आयुर्वेद के नाम पर कई बार सुनने में आता है झोला छाप, एक शब्द भी आता है। हर कोई, मतलब चूर्ण बेचने वाला, साइकिल बेचने वाला, सब कोई आयुर्वेदिक के नाम पर बेच रहा है, परंतु आयुर्वेदिक क्वालिफाइड डॉक्टर और आयुर्वेदिक रोड चलते हुए इनमें अंतर होता है। जैसे कि झोला छाप को भी कई बार डॉक्टर कह दिया जाता है और एक क्वालिफाइड को भी डॉक्टर कह दिया जाता है, परंतु इन दोनों में अंतर है। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा अगर जो कोई लेना चाह रहा है तो उसको देखना चाहिए कि क्या वो डिग्रीधारी है कि नहीं है, क्या वो उस राज्य में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्या वो उस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, प्रॉपर तरीके से उसने ज्ञान का अर्जन किया है कि नहीं किया है, उसका अनुभव बराबर है कि नहीं है, और वो वही कर रहा है जिसके लिए वो अधिकृत है। कई बार ना वो दूसरी चिकित्सा पद्धतियां भी करना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज का चुनाव करके ही चिकित्सा लिया जाए। अच्छा, आयुर्वेद चिकित्सक में किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है? तो अगर जो कोई व्यक्ति, 2 तरीके से होता है, एक तो जो लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा कराना चाह रहे हैं उनको क्या ध्यान रखना है, और जो आयुर्वेदिक चिकित्सा करा रहे हैं उनको क्या ध्यान रखना है। जो कराना चाहते हैं, तो जो लोग कराना चाहते हैं तो ऐसा अपने मन में विचार करके आइएगा कि अगर जो आपने ऑलरेडी पहले कहीं से किसी बीमारी के लिए इलाज करा लिया है और अब आपका मन है कि चलो भाई आयुर्वेदा कराया जाए, तो एक तो थोड़ा सा धैर्य रख कर आए। दूसरा नंबर है, आप
कहीं पर भी अगर जब आप जाएंगे तो आपको डेफिनेटली आपकी खाने पीने में क्या गलत है, आपकी बीमारी के लिए क्या सही है, उसके बारे में जरूर कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर जरूर बताएगा। तो आपको उसको निर्णय आपको वो मानना पड़ेगा। दूसरा है आपकी क्या दिनचर्या है, किस टाइम सो रहे हैं, जग रहे हैं, दिन में क्या करें, उसके बारे में भी जरूर वो वाले जो डॉक्टर हैं जरूर वर्णन करेंगे, तो उसको भी आप थोड़ा मानिएगा। तीसरा है औषधियां। आयुर्वेदिक औषधियों को लेकर भी एक होता है कि कड़वी होती हैं, काढ़े होते हैं, ज्यादा होती हैं। तो देखो क्या है ना, कड़वी मीठी करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये औषधियां पेड़ों से बनी हुई हैं। अब वो पेड़ के अंदर तो हम फ्लेवर नहीं डाल सकते। अभी आप देख रहे हैं मार्केट में हर चीज को मीठा करके परोसा जा रहा है। अब क्या होता है कि जब खांसी की दवाई है, साधारण खांसी की दवाई, वो मीठी हो जाती है, उसमें पता नहीं कितनी शुगर भर दी जाती है। अगर जो सूखी खांसी है तो हो सकता है आराम हो जाए, बलगम वाली खांसी में अगर शुगर वाला सिरप दोगे तो वो कई बार बढ़ा देता है। और आजकल तो आप देख रहे हैं कि महीनों महीनों चल रही खांसी। तो अगर जो आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में आ रहे हैं तो खाने पीने की सावधानी के लिए जरूर बताया जाएगा, भोजन के लिए जरूर बताया जाएगा, और जो औषधि है वो उनका स्वाद, रंग, रूप जैसा प्रकृति में होता है वो आपको वैसा ही मिलेगा। तो आप स्वीकारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है अभी कुछ टाइम से, लोग सुबह सुबह एलोवेरा, नीम, ग्लोए, व्हीट ग्रास, तो इस तरह का जो मिक्स करके जो जूस ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, जिस तरह से वो पीते हैं, तो उनको ये लगता है कि हम इसको पिएंगे तो हमारा इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसमें कि ये सही है या गलत है? अगर यदि कोई इन सब चीज़ों का उपयोग कर रहा है, पहली बात तो ये कि किन लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए, और जो लोग इसका यूज कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। देखो अभी क्या है ना, दो तरीके से मरीज इसका प्रयोग कर रहे हैं। नंबर एक है, एक तो वो जो लोग हेल्दी हैं ऑलरेडी और वो चाह रहे हैं कि जब हम आगे भी हेल्दी बने रहें, वो लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा है कुछ लोग बीमार हैं और वो ये सोचकर पी रहे हैं कि हम ये ले लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जैसी बीमारी है वैसा ही इलाज होता है। अब इस दुनिया की हर बीमारी को ग्लोए, एलोवेरा इनसे नहीं ठीक कर सकते। आयुर्वेदा की में के अंदर दवाइयों की संख्या कई हजार है, परंतु आप सोच रहे हो कि बस आपने एलोवेरा, आपने गेहूं का जवारा पी लिया, गिलोय पी ली, आप दुनिया की सारी बीमारी को इन्हीं चार चीजों से ठीक कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे में मैं जरूर सलाह दूंगा कि आप अगर स्वस्थ हैं, आपको लग रहा है कि मेरा इसे पीने से कोई तकलीफ नहीं है और मैं स्वस्थ बना रहूंगा, वो आपकी मर्जी हो सकती है। आप उसको एज ए डाइट ले सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। परंतु अगर आप बीमार हैं, कोई भी बीमारी है और आप सोच रहे हैं कि इससे ठीक कर जाए, तो उसके लिए मैं जरूर आपको सलाह दूंगा कि एक बार जो भी ऑथराइज आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं आप उनसे करिएगा कि जी हमें इस बीमारी, ये बीमारी है और हमारा ये विचार है कि हम इसको ले लें। तो उसमें क्या है, तो उसमें जरूर डॉक्टर की राय मानिएगा। अपनी मर्जी से बीमार होने वाली कंडीशन में अपनी मर्जी से नहीं करना है। आपकी संस्था में जो आपका हॉस्पिटल है, आपके यहाँ पे मतलब किन किन बीमारियों का इलाज अभी होता है? देखो अब आपको एक जानकर खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी। सब लोग सोचते थे कि शायद स्पेशलाइजेशन का जमाना सिर्फ एलोपैथिक के डॉक्टर होते हैं। अब मैं अपनी संस्था के बारे में हम बताना चाहें तो हमारे हॉस्पिटल में अब आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक स्त्री रोग विशेषज्ञ की एक इंडिपेंडेंट ओपीडी होती है। आयुर्वेदिक गुदा रोग विशेषज्ञ जिनको एनोरेक्टल होते हैं उनकी एक इंडिपेंडेंट ओपीडी होती है। आयुर्वेदिक जनरल मेडिसिन, इसके लिए एक अलग ओपीडी है। तो मतलब तीन तरह के स्पेशलिस्ट तो हमारे यहाँ पर बैठ रहे हैं। आजकल एलोपैथिक दवाइयां लेने के बाद भी जिन चीजों का समाधान नहीं हो रहा है, तो आयुर्वेदिक में वो स्पेशलिस्टों के द्वारा ढूंढा जा रहा है। तो स्पेशलिस्ट भी होते हैं हमारे यहाँ पर, ये उपलब्ध भी है, और खासकर गायनेकोलॉजी के फील्ड में अच्छा खासा काम हम कर रहे हैं और अच्छे खासे परिणाम दे रहे हैं। और एक भी मरीज हमारे पास फ्रेश कंडीशन में नहीं आया। ये वो मरीज हैं जो ऑलरेडी दूसरी चिकित्सा पद्धतियों का इलाज ले चुके हैं, अब वो आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्टों को दिखा रहे हैं, आयुर्वेदिक एनोरेक्टल गुदा रोग विशेषज्ञ को दिखा रहे हैं, या आयुर्वेदिक जनरल फिजिशियन को दिखा रहे हैं। तो स्पेशलाइजेशन भी है और ये विशेषताएं भी हमारे यहाँ पर फंक्शनिंग है। जो लोग आपसे इलाज कराना चाहते हैं, जो भी अभी इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी और वो लोग भी चाह रहे होंगे हम भी डॉक्टर साहब से जो है इलाज कराएं, या आपसे कुछ उनके सवाल हो, वो कुछ पूछना चाहें, तो क्या माध्यम हो सकता है? आप कोई नंबर अगर बताना चाहें तो इसमें तो देखो, जो लोग आयुर्वेदा से इलाज कराना चाहें तो उनका बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। और हम तो
तैयार बैठे हैं जी आयुर्वेदिक चिकित्सा से। अगर जो आपके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और आतुर से विकार प्रशमनम, मतलब कि अगर आप बीमार हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और जो इलाज कराना चाहते हैं तो हमारे स्पेशलिस्टों से, अगर जो उस बीमारी से पीड़ित है तो आप स्पेशलिस्टों से आके मिल सकते हैं। रविवार के दिन हमारी आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी की, आयुर्वेदिक एनोरेक्टल की और आयुर्वेदिक जनरल मेडिसिन की ओपीडी चलती है। बाकी 6 दिन जनरल मेडिसिन की ओपीडी चलती रहती है। संस्थान हमारा यहाँ पर चौहान आयुर्वेदा के नाम से सेक्टर 66 नोएडा में है। आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। रेगुलर ओपीडी होती है। अपनी बीमारी से लेकर, आप बीमारी को लेकर जो भी आप समाधान चाहते हैं तो बिल्कुल हम तत्पर हैं। अगर नंबर बताना चाहें तो? हाँ बिल्कुल, हमारी जो संस्था का नंबर है जो है 9971734344, ये हमारी संस्था का नंबर है। कोई तकलीफ है और आप विचार भी कर रहे हैं कि भाई क्या इसका समाधान आयुर्वेदा में हो सकता है, तो तब भी आप हमारे डॉक्टर से मिलिएगा। आपको लग रहा है कि नहीं जी हमें आयुर्वेदिक इलाज कराना है, तो तब भी आप इस पर कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके इलाज करा सकते हैं। बगैर अपॉइंटमेंट के भी डायरेक्ट आप संस्था में आकर मिल सकते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और बेबाक तरीके से आपने हमें जवाब दिया, और हमारे दर्शकों को भी जो है उनके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद तो हम आपका ही करना चाहेंगे कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे एक तो हमें मौका दिया, दूसरा नंबर है कि आपने अपने दर्शकों और समाज के लिए भी जो आयुर्वेद के प्रति जो भ्रांतियाँ थी, उत्सुकता थी जानने की, उसको हम बता पाए आपके माध्यम से। और आपके चैनल को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपका चैनल अच्छे तरीके से लोगों को एक्चुअल चीज़ें परोस रहा है जो चाहिए। आजकल इन्फ्लुएंसर इतने आ गए हैं कि क्या गलत है क्या सही है कोई बताने वाला नहीं है, परंतु आप साइंटिफिक वे में चल रहे हैं, रियलिटी के साथ चल रहे हैं, और जो जरूरी हैं, जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे, उन्हीं को लेकर आ रहे हैं साइंटिफिक तरीके से, लीगल तरीके से। तो उसके लिए आपके इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी कहेंगे कि भाई ज़्यादा जानकारी के लिए जो चैनल है दैनिक पड़ताल, उससे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने जो भी चित परिचित हैं उनको भी जरूर इसके बारे में बताइएगा जी। तो दोस्तों, हमारे साथ थे डॉक्टर अक्षयवीर। आपके बहुत सारे सवाल थे जिनका इन्होंने जवाब दिया। आने वाली नेक्स्ट वीडियो वो आपके लिए भी बहुत स्पेशल होगी, क्योंकि हमारे जो भी गेस्ट आते हैं वो आपके लिए बेहद ख़ास होते हैं। ऐसी कोई भी हमारी वीडियो आपको नहीं मिलेगी जो आपके लिए ख़ास ना हो, आपके जीवन से जुड़ी ना हो। तो देखते रहें दैनिक पड़ताल। मैं हूं कुलदीप चौहान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।